अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर अमेरिका और ईरान के माबैन जो जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, उसके लिए खसूसी ट्रांसमिशन का अहतमाम किया गया है और इसमें हम जायज़ा लेंगे कि ये मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होने का इम्कान है और इनके अंदर इन मुज़ाकरात की सूरत में पाकिस्तान जो किस हद तक अपना किरदार अदा कर चुका है और मज़ीद कहाँ तक पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा, क्योंकि दुनिया भर की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर लगी हैं और दुनिया को तबाही से बचाने में पाकिस्तान ने एक नहायत अहम और मस्बत किरदार अदा किया है, जिसकी पूरी दुनिया इस वक्त सताइश भी कर रही है। आज की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया आलमी अमूर के माहिर हैं जनाब डॉक्टर इरफान साहब, उनके साथ दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर गज़नफ़र डार साहब और उनके साथ साथ साबक चीफ़ प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं जनाब चौधरी नज़ीर हुसैन साहब और हमें अमेरिका से ज्वाइन करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट हैं आसफ़ अली भट्टी साहब। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी नशिस्त का अहतमाम किया गया है और कल बाकायदा मुज़ाकरात का वहाँ पे आगाज़ हो जाएगा ईरानियन और अमेरिकन्स के माबैन। आप क्या समझते हैं, इन मुज़ाकरात का क्या नतीजा सामने आ सकता है? क्या ये कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हैं या खुदा न खासा इनमें कोई रुकावट भी आ सकती है? जी, मैं ये समझता हूँ कि हम सबको बेहतर तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक इन मुज़ाकरात को कामयाब करें, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ी तबाही से बचाव का पूरा जो है सिलसिला मौजूद है। तो इसलिए अल्लाह करे ये कामयाब हो जाएं। जो मुज़ाकरात का हम जायज़ा लेते हैं इन द लाइट ऑफ 15 प्रपोजल्स जो कि अमेरिका ने दी थी और 10 प्रपोजल्स जो कि ईरान ने दी है, तो जब इन प्रपोजल्स को हम कंपेयर करते हैं तो हमें इनमें कोई कॉमनैलिटी नज़र नहीं आती। यानी कि टू बिगिन विद कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर हम कह सकें कि दोनों पार्टियां एग्री करके आगे चल रही हैं। दोनों के पॉइंट जो है वो चूँकि मुख्तलिफ है, तो ये इस लिहाज से एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए एक मॉडरेटर की हैसियत से कि ये जितने भी डिफरेंसेस हैं इनको एक सूटेबल तरीके से रिकनसाइल करके एक ऐसा कॉमन एजेंडा बनाए जिसके ऊपर दोनों पार्टीज को एग्री कराया जा सके और उसको फिर फाइनल जो है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की एक शक्ल जो है वो दी जा सके। अभी तक जो सूरत हाल है इसके मुताबिक तो लगता है कि दोनों पार्टीज जो हैं उन्होंने चूँकि अपना मैक्सिमलिस्ट स्टैंस लिया हुआ है और दोनों एक दूसरे को डिक्टेट करने की कोशिश कर रही हैं, तो उसमें डेफिनेटली रिकनसाइल करने की मॉडरेटर्स को ज़रूरत पड़ेगी। और उसमें मैं देखता हूँ कि इंसेंटिव जो हैं रखे हुए हैं अमेरिका ने भी। अमेरिका का इंसेंटिव है कि वो फर्दर अटैक्स जो हैं वो रोक देंगे, यूएस सैंक्शंस जो हैं वो उठा लेंगे ईरान से, यूएन के सैंक्शंस को में भी नरमी ले आएंगे। और ईरान ने भी कहा हुआ कि मैं स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को खोल दूंगा, अगरचे स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलना जो है वो सीज फायर के वो एग्रीमेंट का हिस्सा था जिसको ईरान ने फिलहाल तो वायलेट किया हुआ है, बट एक इंसेंटिव डेफिनेटली मौजूद है। अब इसमें यह है कि दो जैसे मैंने कहा कि दोनों के जो पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं उसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे चूंकि इन्होंने विलिंगनेस शो की है कि ये इस्लामाबाद आएंगे और बातचीत करेंगे, उससे हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो ये चाहती हैं कि जंग ख़त्म हो और अमन की तरफ आए, एक ऐसे मुआहदे की तरफ आए जो कि मिडल ईस्ट के अंदर एक पायदार अमन की तरफ लीड कर सके खिते के लोगों को, खिते के ममालिक को। तो एक विलिंगनेस भी है, डिफरेंसेस भी हैं और कुछ इंसेंटिव्स भी हैं। इन सारों को जब हम देखते हैं तो हमें होप करनी चाहिए कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकले। वैसे मैं एक चैलेंज जो पाकिस्तान को बहुत बड़ा दरपेश है, जो मैं समझता हूं कि हमारे लिए ऑनर भी है बट एक चैलेंज भी है, कि इस वक्त पाकिस्तान इस खित्ते में अमन के लिए वो काम कर रहा है जो कि
यूनाइटेड नेशंस और OIC को करना चाहिए था। तो अभी इन दोनों का रोल जो है वो कलेक्टिवली साइमल्टेनियसली पाकिस्तान अदा कर रहा है। ये हमारे लिए ऑनर की बात भी है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है, हमारे डिप्लोमेट्स के लिए, हमारी नेशनल लीडरशिप के लिए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी दे। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ डिप्लोमेट भी हैं नज़ीर हुसैन साहब, क्योंकि बुनियादी तौर पर एक डिप्लोमेट है। जी नज़ीर साहब, आप किस नज़र से देख रहे हैं, क्या ये जो 15 पॉइंट अमेरिका के और 10 पॉइंट ईरान के हैं, क्या इस पे कोई इतफाक़ हो पाएगा? जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि तमाम नुकात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, 15 और 10 ये आपस में कोई इनका तालमेल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने क्योंकि एक कोशिश की है, दोनों को एक मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा लिया है पाकिस्तान ने, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो क्या इन जो 25 नुकात है टोटल, 10 उनके 15 उनके, क्या इनके ऊपर भी मुत्तफिक कर पाएगा पाकिस्तान? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बुनियादी जो कॉमनैलिटी है वो तो ये है कि दोनों साइड्स जंग बंद करना चाहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो जून में जंग हुई पिछले साल, जो इस दफ़ा 28 फरवरी से आज तक हुई, जो कुछ नुकसान उनका अपना हुआ, जो ग्लोबल लेवल पे जिसका इम्पैक्ट हुआ, तो सबको इस चीज़ का एहसास है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको वाइंड अप होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये चूँकि अभी ओपनिंग शॉट्स हैं, सब ने मैक्सिमम पोजीशन ली है, मैक्सिमम डिमांड्स रखी हैं। तो ये जो 25 जिनका आपने जिक्र किया, जो पहला सेशन होगा कल, उसमें डायलॉग का फ्रेमवर्क तय होगा जो बन चुका है होगा। एज ए डिप्लोमेट जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, वो फ्रेमवर्क बन चुका होगा, हमें और आपको नहीं बताएंगे। और उस फ्रेमवर्क के तहत इन 25 पॉइंट को वो सामने रखेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें से जिसे कहते हैं कि इजी कौन से हैं, यहाँ से शुरू करें, कौन से आसान हैं, कौन से और मुश्किल हैं, कौन से किसके लिए कितने बहुत ज़रूरी हैं, और किन के ऊपर कंप्रोमाइज़ हो सकता है। एक चीज़ जो नहीं हुई इस वक्त तक, वो ये नहीं हुई कि इजराइल की अब क्या पोजीशन है, आया कि वो ऑन बोर्ड है। हम एज्यूम करते हैं कि वो ऑन बोर्ड हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से इजराइल भी उनके साथ इस जंग में भी शामिल है, और उम्मीद है कि वो अमन में भी शामिल होंगे। तो कल पता चलेगा आपको कि ये जो 25 पॉइंट हैं, इसको वो किस तरह कैटेगराइज करते हैं। प्रोसीजर बड़ा वेल नोन है डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को और प्रैक्टिसेस को, कि जहाँ पर कन्वर्जेंस हो सकती है उनको पहले कर लें, जहाँ पर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हों और उनको फिर रिड्यूस करने की कोशिश करें, उसका कोई मुतबादल तलाश करें। और अल्टीमेटली इन दोनों के इंटरेस्ट में है, रादर तीनों के इंटरेस्ट में है, और हमारे इंटरेस्ट में भी है कि इस पे जो भी कुछ किए जा सके होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर इरफान साहब, इस वक्त एक जानब मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी जानब इजराइल की तरफ से लबनान पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं और शहरी आबादियों को वहाँ पे निशाना बनाया जा रहा है, और यह भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारा जानी नुकसान वहाँ पे हो चुका है। कुछ बैद नहीं है कि क्या इजराइल इन मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश कर सकता है? देखें जी, आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब भी आपका छुपा हुआ है कि इजराइल कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इस लम्हे के अंदर, कि जिस वक्त इस्लामाबाद के अंदर पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद के ऊपर लगी हुई हैं और अमन का जो दस्तार है वो पाकिस्तान के सर पे सजने जा रही है इंशाल्लाह, तो इस सारे सिनारियों में इजराइल तो एक स्पॉइलर का रोल तो प्ले करेगा। और जैसे ये सीज फायर के लिए पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट की जाती है, तो आप देखते हैं कि फौरन से जो है वो इजराइल जो है वो लेबनान के ऊपर अपने अटैक्स के अंदर शिद्दत ले आता है, और वहाँ पे इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो जख्मी लोग हैं उनको रखने की जगह नहीं है। तो इस सारे सिनारियों के अंदर, इस खित्ते के अंदर अभी 2-3 लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि ये सीज फायर किसी तरह से कामयाब हो, जिसके अंदर एक तो इजराइल खुद ये चाहेगा, लेकिन जेडी वैंस ने जैसे नेतन्याहू को कॉल
कर के अच्छा खासी डांट पलाई थी कि यार तुमने हमें ये किस झंझट में फंसा दिया है, तुम तो कह रहे थे कि ये जंग हम शुरू करेंगे और हफ्ते के अंदर रजीम चेंज हो जाएगा वेनेजुएला की तरह और हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो तो बिल्कुल वैसे नहीं हुआ है। और इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि कल उन्होंने कॉल की है नेतन्याहू को कि जब पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने ये ट्वीट किया कि लेबनान भी उस जंग बंदी के अंदर शामिल है, जब ये कहा गया था कि तमाम ग्रुप्स जो जो इस जंग के अंदर शामिल हैं, और ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है ना, ये आप ये ना समझे कि वो अलहदा लेबनान के अंदर है तो वो लेबनान का हिस्सा है, वो ईरान की अपनी रीजनल जो स्ट्रेटजी है, बेशक उसकी नेशनल जो स्ट्रेटजी है और उसकी जो आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी है रीजन के अंदर, वो उसके अकठ के अंदर आता है। तो लेबनान के अंदर जंग का बंद होना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान की तरफ से ये कहना और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी ये बात मुख्तलिफ जो लीडरान हैं, क़यादतें हैं, वो ये कर रही हैं कि इस वक्त नेतन्याहू से बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा, ना सिर्फ अमेरिका को, पाकिस्तान को या दीगर कंट्रीज़ को, क्योंकि इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ भी जो करप्शन के मुकदमात थे वो इस वक्त खुल चुके हैं और अदालतों के अंदर जो अभी पॉज किया हुआ था ये जंग की वजह से, ये जैसे ही जंग के अंदर सीज फायर का ऐलान हुआ है तो अदालतों ने इन मुकदमात को खोल दिया है। और ये मोदी हो, नेतन्याहू हो, एक ही आइडियोलॉजी के लोग हैं। ये जब भी इनकी अपनी करप्शन के हवाले से या इनकी सियासत के हवाले से बात आएगी तो ये अपनी जाती मफाद के लिए पूरे के पूरे खित्ते के अमन को भी दांव पे ला सकते हैं। और इस वक्त पूरे रीजन के अंदर जो जंग शुरू की गई थी, अब वो एक तो एप्स्टीन फाइल का बहुत बड़ा उसके अंदर रोल था और दूसरा खुद नेतन्याहू के अपने डोमेस्टिकली जो उसकी अनपॉपुलैरिटी थी उसका बहुत बड़ा किरदार था। और जिस तरीके से उसने अमेरिका को मिसगाइड किया, मिसलेड किया। देखें JF कैनेडी के बाद बहुत सारे प्रेसिडेंट आए हैं अमेरिका की तारीख के अंदर और तमाम प्रेसिडेंट्स को नेतन्याहू इसी तरह के जो गेम प्लान की प्रेजेंटेशन देता रहा है कि इतनों दिनों के अंदर हम ये काम कर लेंगे। अब वो सारे के सारे डिप्लोमेट्स थे, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशनलिज्म के नतीजे में वो सदर बने थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो माजी है वो पर्सनलाइज्ड बिजनेसमैन, ऑयल, डॉलर, मनी इसके ऊपर बेस करता है। वो हर चीज को डॉलर के तनाजुर में देखता है, लिहाजा उसको ग्रैब करना बहुत आसान था नेतन्याहू के लिए। और खुद डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये पता भी ना हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ पे है और कितने वहां से रोज से जहाज गुजरते हैं। उसको जैसे पता चला कि यहाँ पे ऑयल जो है वो 20% ऑयल आता है तो फौरन से उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं तो चाहता था कि ये सारा ऑयल यहाँ पे आ जाए, लेकिन अमेरिकन अवाम ही बेवकूफ हैं जो कि इसके ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि सारा ऑयल अमेरिका में आए। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी थी अमेरिका की वो तो इंपीरियलिस्ट, एक्सपेंशनिस्ट की स्ट्रैटेजी के अंदर आता है। इस सिनेरियो के अंदर जो ईरान ने जिस तरीके से किरदार अदा किया, हमारे जो बरादर ममालिक है मशरक़ वस्ता के अंदर, सऊदी अरेबिया है, कतर है, ओमान है, इन ममालिक ने जिस तरीके से किरदार अदा किया, और सबसे बढ़कर बैक एंड पे जो हमारे हीरोज हैं उनमें रशिया और चीन दोनों आते हैं और चीन ने बहुत स्ट्रगल की है। देखिए टीवी के अंदर हम बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाना बहुत आसान है और इसको सेलिब्रेट करना बहुत आसान है कि ये पूरा पाकिस्तान के सर पे निकल आया है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने सफारती सतह पे 1971 में जिस तरीके से चीन और अमेरिका के ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया, जिनीवा अकॉर्ड के अंदर सोवियत यूनियन को निकालने में मदद दी 1991 के अंदर, और उसके बाद आप देखते हैं कि तालिबान को निकालने में जिस तरीके से दोहा अकॉर्ड हुआ वहां पे मदद की, और आज चौथा ये गुज़िश्ता 50 सालों के अंदर ये मौका है जिसमें पाकिस्तान के सर के ऊपर ये अमन की दस्तार जो है वो सज रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वार इज ओवर और इस वक्त कभी भी ये दोनों फ्रीक निगोशिएशन की तरफ ना आते जब तक उनको ये ना लगता। आप देखें उस रात जब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि 8 घंटे हैं और हो जाएगी, तो 1 घंटे पहले तक उसकी हालत वो थी कि जैसे एक बंदा ये कहते कि अच्छा यार मैं खुदकुशी करने लगा हूं और वो आखिर में कहे कि मुझे आकर कोई बचा ले, ठीक है। और वो सोच रहा था कि कोई मुल्क आए और ये कहे। और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान उस वक्त चीन के साथ, रूस के साथ, अमेरिका के साथ, सारों के साथ सफारती सतह पे ताल्लुकात और निगोशिएशन जारी थी। और उस आखिरी 1 घंटे के अंदर ये तो बात बनी हुई थी ना एट द 11th आवर, और ये सच में 11th आवर के अंदर पाकिस्तान ने हिट किया जब पूरी दुनिया की नजरें मीडिया के ऊपर लगी हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप के सोशल ट्रुथ के ऊपर लगी हुई थी। उस वक्त शहबाज शरीफ ने कहा कि देखिए ये जंग बंद कर दे 2 हफ्तों के लिए। हम अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसी का मुंतजर था, उसने फिर जंग बंद कर दी। और आज अगर वो दोनों फ्रीक इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं तो हम सबको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला इसमें से पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए एक अमन का जो सूरज है वो तुलू होगा। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब,
ईरान ने कोई जारियत नहीं की थी, ईरान ने कोई अमेरिका के ऊपर या इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया था। ये उसके ऊपर एक जंग मुसल्लत की गई और दो न्यूक्लियर पावर्स ने मिलकर ये हमला किया, और ईरान का उनका ख्याल यही था कि 1-2 दिन के अंदर ये जंग को निपटा कर ईरान का वहाँ पे शराजा बखेर देंगे और अपने मकसद में कामयाबी हासिल करेंगे। अच्छा, आपने मेरे गुज़श्ता कई शो में इस चीज़ का इजहार किया कि क्योंकि अल्टीमेटली जो पलड़ा भारी नज़र आता है वो अमेरिका का नज़र आता है, क्योंकि उसके रिसोर्सेज, उसकी ताकत, उसका पैसा, इसमें कोई शक नहीं है कि रिसोर्सेज में बहुत आगे थे। लेकिन अब जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें जो बैनुल-अक़वामी मीडिया जो ख़बरें दे रहा है वो तो बेसिकली अमेरिका की दरख्वास्त है, इन मुज़ाकरात अमेरिका की ख्वाहिश पे ये मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसमें जो बुनियादी कलीदी किरदार अदा कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान ने अपना वेन्यू भी दिया, पाकिस्तान ने इन दोनों पार्टियों को यहाँ पे इकट्ठे भी किया। तो अब क्या समझते हैं कि जंग में कौन लूज़र है और कौन ये जंग को जीता है? हमें ये देखना चाहिए कि इस जंग के शुरू होने से पहले जो हालात थे, क्या इस जंग के बाद वो हालात बदल गए हैं? यानी कि ऑन ग्राउंड क्या चेंजेस आई हैं? ऑन ग्राउंड क्या अमेरिका जो है इस रीजन से निकल गया है? क्या ऑन ग्राउंड इजराइल जो है वो कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया है? या ऑन ग्राउंड कुछ क्या ऐसी कुछ चेंजेस जो कि सीरियसली अमेरिका को, इजराइल को या ईरान को एक सीरियस डिसएडवांटेज पे डाल दे? अगर ऐसी सिचुएशन कोई चेंज ऑन ग्राउंड नहीं हुई है तो अभी तक इस जंग का कोई फैसला कुन सिलसिला नहीं हुआ। फैसला कुन उस वक्त होगा जब ऑन ग्राउंड सिचुएशन में एक ऐसी चेंज आ जाए कि इजराइल या अमेरिका या ईरान, इन तीनों में से कोई एक पार्टी जो है वो जंग मजीद जारी रखने के काबिल ना रहे। तो वो ऐसा नहीं हुआ, अभी तक किसी जगह पे कब्जा भी नहीं हुआ। सिर्फ ये हुआ है कि सीज फायर की वायलेशंस हो रही हैं। ईरान ने जो स्टेट ऑफ होर्मुज़ पे कब्जा कर लिया है, वो कब्जा इसने छोड़ना था सीज फायर के एग्रीमेंट के तहत, वो इसने नहीं छोड़ा। ना सिर्फ नहीं छोड़ा बल्कि जो ओमान का टेरिटोरियल वाटर है उसके ऊपर भी ईरान ने कब्जा कर लिया और वहाँ से भी शिपिंग नहीं होने दे रहा। तो इसी तरह जो इजराइल है, इजराइल वायलेशन कर रहा है, इधर ईरान कर रहा है स्टेट ऑफ होर्मुज़ में सीज फायर की वायलेशन, उधर जो है वो इजराइल कर रहा है और लेबनान के ऊपर बमबारी कर रहा है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इजराइल लेबनान में जिसके खिलाफ लड़ रहा है, जिस कुव्वत के खिलाफ, उस कुव्वत की कोई इंटरनेशनल या रीजनल लेजिटिमेसी नहीं है। यानी कि वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि इलीगल ग्रुप है, वो एक मुल्क के अंदर एक आर्म्ड ग्रुप बन गया है जिसको उस मुल्क की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी अप्रूवल हासिल नहीं है। हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान का कोई मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा नहीं है। तो ये इसलिए अगर इजराइल इस स्टेज पे उनके खिलाफ लड़ना रोक देता है तो वो इसी तरह है कि जैसे वो इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह की जो लेजिटिमेसी है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे हमें ये कह रहे थे अफगान तालिबान कि आप टीटीपी के ख्वारिज के साथ लड़ने की बजाय इनके साथ मुज़ाकरात करें, तो पाकिस्तान ने कहा हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये एक इलीगल फोर्स है, इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, लिहाजा हम इनके साथ मुज़ाकरात करके इनको लेजिटिमेसी नहीं दे सकते। तो सीज़ फायर अगर वो इजराइल वहाँ पे कर देता है, मैं इजराइल की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, हम चूँकि एनालिसिस कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वी शुड बी ऑनेस्ट इन आवर एनालिसिस। तो चूँकि इजराइल वहाँ पे इसलिए खिलाफ वर्जी कर रहा है, इजराइल भी यही समझता है कि हिजबुल्लाह की कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन या लेजिटिमेसी या लीगल वैल्यू नहीं है, लीगल स्टैंडिंग नहीं है। लिहाजा किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ जो है कोई भी स्टेट, उसको यूएन का चार्टर जो है ये राइट देता है कि अगर वो टेररिस्ट ग्रुप जो है वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके खिलाफ वो ऑपरेट करे, जैसे हमने भी किया, हम अभी भी कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर इनके खिलाफ। तो ये इस तरह से ये है। मैं समझता हूँ कि वायलेशन जो है वो एक ऐसा इशू है।
ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि अगर इजराइल अरब की ज़मीन पर कब्ज़ा करता है तो उसको हम किस तरह लेजिटमेट कह सकते हैं, और अगर फ़लस्तीन या लबनान के लोग अपनी आज़ादी का मुतालबा करते हैं तो हम उनको इल्लीगल किस तरह कह सकते हैं? नहीं, ये देखें, जो अरब टेरिटरीज पे इजराइल ने कब्जा किया हुआ है वो तो एब्सोल्युटली इलीगल है। उसकी इलीगैलिटी जो है वो तो यूएन रेजोल्यूशंस के अंदर भी मौजूद है, लेकिन किसी यूएन रेजोल्यूशन ने हिजबुल्लाह की लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। हमें इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। और एक टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो भी मौजूद है, और पूरे मुसलमान कंट्रीज जो हैं और यूएन भी वो 1967 से पहले की जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन थी उसके ही हिमायत करते हैं कि उस टेरिटोरियल जो ज्यूरिसडिक्शन है वो वहाँ तक दोबारा से रीऑर्गेनाइज करनी चाहिए। तो ये बात नहीं है, ये अलहदा मैटर्स हैं। मैं इस वक्त कह रहा हूँ कि सीज फायर की वायलेशन चूँकि ईरान भी कर रहा है, इजराइल भी कर रहा है, लिहाजा हम सीज फायर की जो वायलेशन है उसको हम इशू हमें नहीं बनाना चाहिए। उसको इशू हमें इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि सीज फायर के पाकिस्तान ने सीज फायर की वायलेशंस के बावजूद दोनों जो पार्टीज़ हैं, वारिंग पार्टीज़, उनको पाकिस्तान में लाने में पाकिस्तान कामयाब हो गया और मुज़ाकरात उनके करवा रहा है। इसलिए सीज फायर की वायलेशंस को पाकिस्तान इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है, और ये मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की कामयाबी है कि वायलेशंस के बावजूद ईरान को भी यहाँ पे लेके आ गया है पाकिस्तान, और अमेरिकन भी आ रहे हैं। तो उस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि सीज फायर की वायलेशन को पाकिस्तान ने ये इस तरह नहीं होने दिया कि ये जो पीस प्रोसेस शुरू हुआ है इसको डीरेल कर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।